सिटी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोपहर बुलेटिन में स्वागत है और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो बांदा से है। बता दें कि बांदा में कल एक बड़ा हादसा हो गया था और यात्रियों से भरी एक नाव यमुना नदी में डूब गई थी। बड़ी खबर इस वक्त बांदा से आ रही है जहां बांदा में कल एक बड़ा हादसा हुआ था और यात्रियों से भरी हुई एक नाव यमुना नदी में जा डूबी थी। वहीं नाव में लगभग 40 से 45 यात्री सवार बताए जा रहे हैं और अब तक प्रशासन ने महज 3 लोगों की मौत की तो पुष्टि कर दी है और प्रशासन ने अब तक 15 लोगों को ही वो बचा पाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से आप देख रहे हैं, एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि यमुना नदी में एक नाव डूब गई है जिसमें सवार 40 से 45 लोग बताए जा रहे हैं और तकरीबन अभी तक पुलिस ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। प्रशासन ने अभी तक 15 लोगों को जो लापता थे उनकी भी तलाश कर ली है। वहीं एनडीएफ की टीम अभी सर्चिंग अभियान चला रही है और एनडीआरएफ की टीम के हाथ अभी भी खाली हैं। तो बांदा का ये पूरा मामला है, आपको पूरा मामला बताते हैं। जनपद के बबेरू तहसील के मारका क्षेत्र और थाना अंतर्गत समगरा गांव का है जहां पर कल कुछ यात्री नाव के माध्यम से बांदा से फतेहपुर जा रहे थे, तभी अचानक बीच में नाव पलट गई जिसकी वजह से नाव सवार यात्री पानी में डूब गए। और बताया जा रहा है कि गांव में लगभग 40 से 45 लोग इस नाव में सवार थे और तेज हवाओं के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। वहीं पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताते हुए तत्काल बचाव और राहत और मदद के आदेश भी जारी कर दिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांदा में नाव पलटने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। उन्होंने पीड़ितों को तत्काल सहायता और राहत प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए थे कल ही। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को रामकेश निषाद और राकेश सचान को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त किया। वहीं मृतकों की आत्मा की शांति की भी प्रार्थना की और इसी पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी में हुआ एक हादसा हृदय विदारक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और राज्य की सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में काम में पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। तो ये बड़ा हादसा कल देखने को मिला और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बांदा से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, जो ये बड़ा हादसा कल देखने को मिला है, अभी तक क्या इस पूरे मामले में अपडेट है? जी, हम बता दें कि ये जो बांदा के जनपद बांदा के बबेरू तहसील के मरका थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो समगरा गांव है वहां पर नाव से भरी एक ये डूब गई थी जिसकी वजह से करीब उसमें 40 से 45 लोग सवार थे। लेकिन केवल 15-17 लोग ही अपने आप को जो तैर कर बचा सकते हैं, स्थानीय प्रशासन की वजह से वो बच पाए हैं। बाकी 17 लोग अभी भी लापता हैं जो बताया जा रहा है और करीब अभी की डेट में जो अपडेट है उसके हिसाब से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और हाँ, प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुंच चुकी हैं जो बचाव कार्य में लगी हुई हैं। लेकिन अभी कोई विशेष सफलता भी नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से दिलीप सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक अपना व्यक्त किया, उसके बाद क्या परिवार जनों को मुआवजे के लिए कोई ऐलान प्रशासन की तरफ से किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तुरंत राहत और मदद की जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी जरूरी राहत सामग्री है और जो भी उनको मदद है तुरंत बताया जाए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये खबर देख रहे हैं बांदा से जहां एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और लगातार पुलिस प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। एक दुखद घटना हुई है जिसमें कि यहाँ हमारे जनपद से जो बगल के बॉर्डर जनपद फतेहपुर में नाव से लोगों का आवागमन होता है, तो उसी के दौरान आज एक नाव पलट गई और पलटने का कारण बताया जा रहा है काफ़ी तेज़ आज हवा चल रही है तो उस वजह से डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 15 लोग सेफ तरीके से इसमें निकाल लिए गए हैं। 17 लोगों का अभी तक पता नहीं चल रहा है जिनके बारे में सर्च टीमें लगी हुई हैं। 3 लोगों की डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक बच्चा है।
जो लोगों को हम लोगों ने रिकवर किया है उनको हम लोग अस्पताल में भिजवा के उनका इलाज करा रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक हैं। SDRF की टीम, NDRF की टीम और लोकल जल पुलिस की टीम, ये तीनों आ रही हैं यहाँ पर, जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, सभी आला अधिकारी, मैं DM साहब, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नाव में लगभग कितने लोग सवार हैं? देखिए एग्जैक्ट फिगर अभी क्लियर नहीं है, परंतु ये जो अभी बताया जा रहा है कि 17 लोग अभी मिसिंग हैं, तो 17 मिसिंग हुए, 15 लोगों को हम लोगों ने निकाल दिया और 3 वहीं दिल्ली से खबर का रुख करते हुए बता दें कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी लगातार किसानों, बेरोजगार युवा और मजदूर पीड़ित महिलाओं में अपनी लगातार वो आवाज़ उठाते रहते हैं उनके लिए। और भले ही वो सरकार की अग्निपथ योजना हो, अब रेलवे की कोई भी परीक्षा भर्ती हो, वो अपना साथ बच्चों को ज़रूर देते हैं। इसी के साथ ही जयंत चौधरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि ड्यू के छात्रों की भी वो आवाज़ बने हैं। बता दें जयंत ने यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखा है जिसमें जयंत चौधरी ने विद्यार्थियों की समस्या से कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया है और साथ ही इंसाफ की भी मांग की है। बता दें कि जयंत ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरी जानकारी के अनुसार ड्यू के विधि संकाय के विद्यार्थियों के सेमेस्टर 2022 की परीक्षा 10 अगस्त से शुरू हो रही है, जबकि अभी तक उनका सिलेबस पे कंप्लीट नहीं हो पाया है। छात्रों ने विधि संकाय के डीन से मिलकर इस मामले में उन्होंने अपनी चिंता से भी उन्होंने अवगत कराया था, लेकिन कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं अनुरोध करता हूं कि यदि इन परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता है तो पेपर्स के बीच की अंतराल यदि बढ़ा दिए जाएं तो उससे छात्रों की परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ और समय भी मिल सकता है। तो ये पूरा एक पत्र जयंत चौधरी के द्वारा कुलपति को लिखा गया है जिसमें छात्रों की समस्याओं से जयंत ने अवगत कराया है। और बलिया से खबर का रुख करते हैं जहां योगी के परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी बयान दिया है। बिहार की नई सरकार पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। सुनिए। करते हैं और जहां तक आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में जो गठबंधन हुआ है ये गठबंधन पहले भी हो चुका है और उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका मजा चख भी लिए हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी तो बिहार की कानून व्यवस्था किस तरह से थी, वहाँ की जनता कितनी त्रस्त हो चुकी थी। अंत में मजबूर होकर के नीतीश कुमार जी को उससे अलग होना पड़ा था। इसलिए आज उन्होंने जो गठबंधन किया है वो बेमेल गठबंधन है। ये बिहार की जनता के साथ अन्याय है क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था और उसी के आधार पर चुनाव हुआ, जनता ने अपना समर्थन दिया। कम सीटें उनके होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनसे दुगना सीट जीतने के बाद भी अपने गठबंधन धर्म का पालन की और उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार जी को गठबंधन में रखा गया था और जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है उसी गठबंधन के खिलाफ उनको समर्थन मिला था। आज फिर से उनके साथ हो गए हैं। ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलने वाला है क्योंकि ये जो सिद्धांत विहीन गठबंधन है, ये सत्ता के लिए गठबंधन किया गया है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा और ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन इसका नतीजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा, ये अफसोसजनक। तो वर्तमान गठबंधन अगर बिहार का टूट जाएगा तो क्या 2024 में गाँव के इस योगदान को लेते हुए परिवहन विभाग जो है अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेगा क्या बलिया से खास तौर पर? देखिए, परिवहन विभाग पूरे उत्तर प्रदेश की माताएं बहनों के लिए निर्णय लिया है। अभी रक्षाबंधन के इस पर्व पर 24 घंटा का पिछले साल जो है निःशुल्क यात्रा किया गया था। इस बार 48 घंटे हमारी माताएं बहनें पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जहाँ भी हमारी परिवहन निगम की बसें चलती हैं उस पर निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। कल रात 12 बजे से प्रारंभ हुआ है और कल रात के 12 बजे तक ये जो है उनको ये सुविधा दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो मेरे 2022 के संकल्प पत्र था उसमें माताएं बहनों के लिए जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं उनको निःशुल्क यात्रा के लिए कहा गया था। हम लोग उसको पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हमारी माताएं बहनें निःशुल्क जो 60 वर्ष के ऊपर की माताएं बहनें वो हमारे परिवहन निगम की बसों में
उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, चाहे एक बार। और बागपत से खबर का रुख करते हैं, जहां डीएम राजकमल यादव और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई है और डीएम सांसद ने बाइकों पर तिरंगा लगाकर हजारों समर्थकों के साथ तिरंगा बाइक रैली निकाली है। बागपत से बड़ी खबर इस वक्त की हजारों की संख्या बाइक रैली में मौजूद रही है और ये रैली बड़ौद के जाट कॉलेज से शुरू हुई, जिसका समापन बागपत के सम्राट पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज बागपत जाकर हुआ। वहीं 18 किलोमीटर लंबी बाइक तिरंगा रैली निकालकर डीएम और सांसद ने लोगों को तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया। वहीं डीएम ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा प्रोग्राम के चलते ये बाइक रैली निकाली गई है, जिसका उद्देश्य जनपद के लोगों में देशभक्ति और तिरंगा सम्मान की भावना पैदा करना है। बता दें आपको कि बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बताया कि पीएम मोदी के निर्देश पर यह सब संभव हो पाया है। जल्दी जाते हैं। बाइक रैली निकाली जा रही है, कहां से कहां तक जाएगी, क्या संदेश दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बागपत की जनता की तरफ से तो बागपत से अभी खबर देख रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा के तहत ये बाइक रैली निकाली गई है और बड़ौद से जाट कॉलेज से ये रैली शुरू हुई थी, जिसके बाद सम्राट डिग्री कॉलेज पर जाकर समापन हुआ। वहीं 18 किलोमीटर लंबा ये यात्रा तिरंगा रैली थी। पहले बड़ौद के मार्केट से निकलेंगे, फिर वहाँ करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि 3 जो है लोगों के लाइन लगाकर चलेंगे। हम पहले बड़ौद के मार्केट से निकलेंगे, फिर वहाँ करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन और शहर की सड़कों पर अचानक योगी भीड़ को नमस्कार करते दिख जाएं तो हर किसी के लिए ये सरप्राइज से कम नहीं होगा। बलिया में महाफेरी झंडा जुलूस के दौरान भी नगर कमेटी के द्वारा एक झांकी निकाली गई। झांकी के बीच एक युवक का सीएम योगी के रूप में चल रहा था। ऐसे में जिसकी भी नजर युवक पर पड़ी तो वो एक टक देखता ही रह गया। वहीं योगी आदित्यनाथ का भेष धारण करने वाले युवक का कहना है कि वो बहुत खुश है और उसकी इच्छा है कि वो योगी आदित्यनाथ से एक बार जरूर मुलाकात करें। तो बता दें आपको कि बलिया से आप ये खबर देख रहे हैं, जहां एक सीएम योगी आदित्यनाथ के गेटअप में एक युवक वहां पहुंचा था और जिसने भी ये गेटअप युवक का देखा वो एक बार देखता ही रह गया। हर घर तिरंगा के तहत एक कार्यक्रम देश भर में ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यूपी के बलिया जिले में ये युवक योगी का गेटअप क्रिएट कर पहुंचा। तस्वीरों में भी देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से अपने गार्ड्स भी इस युवक ने तैयार किए हैं और बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा एक गेटअप रेडी किया है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये युवक हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा है और जब भी ऐसे ही एक टक किसी ने देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि बिल्कुल तस्वीरों में हम साफ तौर से देख सकते हैं कि युवक सीएम योगी के गेटअप में सीएम योगी जैसा ही कुछ नजर आ रहा है। और हापुड़ से खबर का रुख करते हैं, जहां यूपी के हापुड़ शहर के पॉश इलाके में शराबियों के हौसले बुलंद हैं। शाम होते ही यहां शराबी लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। शराबी अब आम लोगों के साथ साथ पुलिस को भी परेशान कर रहे हैं। दरअसल हापुड़ शहर में शराब के नशे में चूर युवकों ने पुलिस के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस 4 शराबियों को गिरफ्तार करके ले गई। वहीं शराबियों का पुलिस के साथ हाथापाई करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हापुड़ के फ्रीगंज रोड पर शाम ढलते ही यहां शराबियों का आतंक शुरू हो जाता है
गाड़ियों को रोड के साइड लगाकर शराबी शराब पीते हैं। इसी दौरान बुधवार देर रात लगभग 10 बजे 4 शराबियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी शराबी मारपीट करने लगे। वहीं हापुड़ के फ्रीगंज रोड पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद इस मामले में हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने 4 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और लखनऊ से खबर का रुख करते हैं, जहां बता दें आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने राजभर का आवास घेरा है और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का क्या बयान सामने आया है, सुनिए। अभी नीचे से मुझे बताया गया कि यहाँ सैकड़ों लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी हुई है वो छात्र यहाँ आए हुए हैं। तो मैं नीचे आया तो देखा तो इन लोगों से बातचीत की, तो ये लड़ाई तो मैं बहुत पहले से ही लड़ भी रहा हूँ। तो चुनाव के जब सूचना जारी होने के पहले ये लोग जब नियुक्ति नहीं मिली, आरक्षण का पालन नहीं हुआ, तो ये लोग चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो अनियमितता पाई गई। तो उस रिपोर्ट के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6800 भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश 5 तारीख को हो जाता है, 8 तारीख को सूचना जारी हो जाती है चुनाव आयोग की तरफ से। तो उसी में ये मामला रुका हुआ है। चुनाव के बाद ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को सही बात कि आपके आदेश जो 68,800 भर्ती के लिए जो आपने आदेश किया है उन बच्चों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, अधिकारी अपना इधर उधर समझाते रहे हैं। तो उसी को लेकर के ये बिना बताए ये लोग यहाँ चले आए, इस उम्मीद से कि चुनाव के पहले सरकार में थे तब, सरकार में नहीं थे तब, हम इनके जो घोटाले हुए हैं, आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं, उस बात को लेके बराबर लड़ते रहते हैं। तो इनको विश्वास हुआ कि सबके दरवाजे खटखटाए और किसी का दरवाजा नहीं खुला, तो चले राजभर की यहाँ हो सकता दरवाजा। और मथुरा में रक्षाबंधन पर्व की धूम मची हुई है। वहीं रक्षाबंधन पर्व के मौके पर मथुरा की जिला कारागार में बड़ी संख्या में जेल में निर्दोषियों के लिए उनकी बहनों ने पहुंचकर राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूम के साथ मनाया। अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मथुरा जिला कारागार में निर्दोषियों को उनकी बहनें राखी बांधने पहुंची हुई है। इस मौके पर जेल प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। जिला कारागार प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों को उनकी बहनों से मिलाकर राखी पर्व भी मनाया गया। इस मौके पर राखी पर्व की धूम ब्रज संपूर्ण मंडल में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिला कारागार में पहुंची थी। तो देश भर में ही रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां बता दें आपको कि बहनें पहुंची हैं जिला कारागार में अपने भाइयों को राखी बांधने और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया है। तस्वीरों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है। और इसी बीच बदायूं से खबर का रुख कर लेते हैं, जो बदायूं में तिरंगा यात्रा में एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और भाजपा विधायक ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। बदायूं से ये खबर आप देख रहे हैं, जहां तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तिरंगा यात्रा में एक एम्बुलेंस फंसी और उसके बाद यहां तिरंगा यात्रा जो निकाली गई थी, एक भाजपा विधायक ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी और आधे घंटे तक यात्रा में ही ये एम्बुलेंस फंसी रही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तिरंगा यात्रा में फंसी एम्बुलेंस आधे घंटे तक भी एम्बुलेंस की निकलने की कोई जगह पर पुलिस प्रशासन को नहीं मिली। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं से, जहां बदायूं में तिरंगा यात्रा के दौरान एक एम्बुलेंस किस तरीके से फंसी हुई है। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये बदायूं से, जहां इतनी भीड़ के बीच एम्बुलेंस किस तरीके से रेंगती हुई नजर आ रही हैं और भाजपा के द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। भाजपा विधायक ने इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस पूरे प्रकरण को देखती रही, लेकिन एम्बुलेंस वहीं आधे घंटे तक फंसी रही, पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पाई।
और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार बधाइयों से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकल रही है और एम्बुलेंस बीच पे फंसी हुई है। क्या अभी तक क्या पूरी अपडेट है, क्या मामला था ये? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एक तरफ भाजपा जो है हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और वहीं इसी को लेकर बदायूं में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी के बीच में जो है तिरंगा यात्रा डीजे के साथ निकाली जा रही थी। उसी के बीच में एम्बुलेंस आ गई थी। एम्बुलेंस करीब आधा घंटे तक उसी में फंसी रही थी, उसी जाम में, उसी रैली में फंसी रही थी। और वहां पर जो है थाना प्रभारी अलापुर और तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने इतना साहस नहीं दिखाया कि एम्बुलेंस के लिए बाहर निकाल देते। जी कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही भी इसको कह सकते हैं रितेश। कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही ये सामने आई और वहां मौजूद लोगों का भी कर्तव्य बनता था कि अगर इतनी भीड़ के बीच कोई एम्बुलेंस पहुंची है तो पहले उसको निकलने का रास्ता दिया जाए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये कर्तव्य बनता था और जो नेता थे वहां पर स्थानीय नेताओं की ये कमी रही कि उन्होंने एम्बुलेंस पर ध्यान नहीं दिया और एम्बुलेंस को निकलने नहीं दिया। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। वहां पर प्रशासन अमला मौजूद था और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देखी जाए तो पुलिसकर्मियों की है और फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए रितेश। लगातार ये खबर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बदायूं से, जहां एक भाजपा विधायक ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और वो रवाना इस यात्रा में इतने मशगूल हो गए कि पीछे उनकी एम्बुलेंस भी थी जो आधे घंटे तक फंसी रही। उसके बाद भी किसी की नजर उस एम्बुलेंस पर नहीं पड़ी। ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ प्रशासन के सामने आई है। और साथ ही न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अगर आप किसी भी तरीके की यात्रा में, रैली में साझा होते हैं तो प्लीज़ ऐसी अगर कंडीशन बनती है एम्बुलेंस वगैरह की, किसी को अर्जेंट कहीं जाना है तो प्लीज़ स्पेस दीजिए और उसके बाद आप अपना आगे का काम करिए। और मैनपुर से भी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पहली बार ऐतिहासिक हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अन्य प्रांतों से आए नवयुवक व्यक्तियों ने इस हाफ मैराथन दौड़ में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दसों हजारों की संख्या में यहां दौड़ का हिस्सा बनने के लिए मैदान में उतरे बच्चे। बता दें आपको कि मैनपुरी के पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन सिंह और जिला अधिकारी अशोक कुमार राय और बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान भी यहाँ बहुत से गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रगान गाकर, हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने खुद दौड़कर युवाओं में जोश भरा। मैनपुरी से आप ये खबर देख रहे हैं, जहाँ एक हाफ मैराथन का आयोजन कराया गया है और इसी पर तमाम बातचीत करने के लिए मैनपुरी से राजनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनारायण, ये जो एक दौड़ का आयोजन किया गया था, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें मैनपुरी क्षेत्र का ये पूरा नया जो अगर देखा जाए तो एक इतिहास में पहली बार मैनपुरी में एक ऐसा भव्य आयोजन हुआ है, जहां एक पुलिस के सहयोग और प्रशासन सहयोग से अगर माना जाए कि महा रैली का आयोजन हुआ है, पहली बार मैनपुरी में। जी अंजलि, चलिए धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजनारायण। तो मैनपुरी से आप ये खबर देख रहे हैं, जहां हाफ मैराथन की दौड़ का आयोजन किया गया है और इसमें हरियाणा की एक खिलाड़ी ने पहला मैनपुरी पुलिस प्रांगण में आज तिरंगा यात्रा और हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर का ये दौड़ रखा गया था। हमने सोचा था कि इसमें चंद प्रतिभागी ही भाग लेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से इसमें पूरा जनपद उमड़ पड़ा। दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी प्रतिभागी इसमें आ गए। बड़ी संख्या में लड़कों ने, लड़कियों ने, उनके परिजनों ने, शहर उमड़ पड़ा। विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्मावलंबियों ने भी इसमें भाग लिया। विभिन्न संगठनों ने, स्कूल कॉलेजों ने, ये 10,000 से ऊपर की संख्या आज उमड़ पड़ा सड़कों पे। ये विहंगम दृश्य, न भूलने वाला दृश्य ये उत्पन्न हो गया। उन शहीदों की स्मृति में पूरा। और बहराइच से खबर का रुख कर लेते, जहां पड़ोसी जनपद श्रावस्ती के रहने वाले निजामुद्दीन निवासी मलहीपुर थाना क्षेत्र का शव बहराइच के थाना मटेरा क्षेत्र में बरामद हुआ है। बताते चलिए कि परिजनों का कहना है कि घर से निकले थे वो 3 बजे के आसपास और उसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। तकरीबन 4 बजे के आसपास उनका शव बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में एक नहर के पास जंगल में बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि इनके शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान हैं, तो इसी वजह से परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे के मामले में भी जांच कर रही है।
और लगातार बदायूं में भी तेज रफ्तार का कहर जारी है। बताते चले कि बदायूं से आ रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पूरा मामला बदायूं के थाना अलापुर का है, जहां पर बाइक सवार एक व्यक्ति को ट्रक ड्राइवर ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिससे गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया। वहीं ट्रक में आग भी लगा दी थी, धरने देने लगे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची, जहां लोगों को शांत कराया। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।